जरा एक ऐसे T20 मैच की कल्पना कीजिए जहां कोई एक बल्लेबाज क्रीज पर उतरे और अकेले ही 17 छक्के जड़ दें। हाँ, मतलब ये सुनने में तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के इजी मोड जैसा लगता है ना। वही तो, जहां बस हर दूसरी बॉल स्टेडियम के बाहर जा रही हो। और 2013 में क्रिस गेल ने असल जिंदगी में ठीक ऐसा ही किया था। बिल्कुल किया था। पर देखिए, आज हम इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये कोई आम चर्चा नहीं है। आज हमारे पास क्रिक माइंड एआई का एक बहुत ही जबरदस्त स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। सही कहा। इस एआई इंजन ने 2008 से लेकर 2025 तक के लगभग 1169 आईपीएल मैचेस के डेटा का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या निकली कि गेल का वो जादुई प्रदर्शन या ऐसे ही कुछ और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स उनको दोहराना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। हाँ, संख्यात्मक और व्यवहारिक दोनों रूप से, क्योंकि ये निष्कर्ष सिर्फ हवा में नहीं निकाला गया है। बिल्कुल, इसमें मैच रिपोर्ट्स, खेल पत्रकारिता के लेख और इतना बड़ा डेटाबेस शामिल है। और जब हम इस पूरे डेटा को एक साथ रख के देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि क्रिकेट अब वो खेल नहीं रहा जो 10 साल पहले हुआ करता था। सही बात है। मतलब जो रिकॉर्ड्स उस वक्त बने थे वो अब एक स्ट्रक्चरल सीलिंग या कह लीजिए एक संरचनात्मक दीवार के पीछे कैद हो गए हैं। एग्जैक्टली। और आज के इस विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन रिकॉर्ड्स को गिनना नहीं है। हाँ, हमें ये समझना है कि ये रिकॉर्ड्स आखिर बने क्यों और उनके पीछे का वो क्या गणित था जो अब हमेशा के लिए बदल चुका है। तो बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। और देखिए, जब भी T20 क्रिकेट की बात आती है ना, तो सबसे बड़ा रोमांच तो बॉल को बाउंड्री के पार भेजने में ही होता है। अरे बिल्कुल। और जब छक्कों की बात हो तो क्रिस गेल के 359 छक्कों का रिकॉर्ड तो एक पहाड़ की तरह खड़ा है। पर मुझे लगता है सिर्फ ये टोटल नंबर ही हैरान नहीं करता। हाँ, असली रहस्य तो उनकी निरंतरता और स्ट्राइक करने की दर में छुपा है। डेटा देखें तो गेल ने 141 मैचेस में 2.55 छक्के प्रति मैच की दर से बल्लेबाजी की है। अरे वाह। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है ना? बिल्कुल। उनके 266 मैचेस में 303 छक्के हैं, पर उनकी दर देखिए सिर्फ 1.14 छक्के प्रति मैच। मतलब रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को भी गेल से 56 छक्के कम मारने के लिए 125 मैच ज्यादा खेलने पड़े। वही तो, गेल का वो स्ट्राइक रेट सच में एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है, यानी एक ऐसी विसंगति जो बार बार नहीं होती। और उस विसंगति का सबसे बड़ा उदाहरण तो वो 23 अप्रैल 2013 का दिन था। मुझे आज भी याद है वो आरसीबी और पुणे वॉरियर्स का मैच। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा लेट शुरू हुआ था वो मैच, पर उसके बाद जो तूफान आया। तूफान तो क्या, वो तो एक इतिहास बन गया। सिर्फ 30 गेंदों में शतक, मतलब कोई वहां तक इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं पाया आज तक। और आखिर में 66 गेंदों पर 175 रन नवाद, एक ही पारी में 17 छक्के और आरसीबी का स्कोर 263 पहुंच गया था। सही कहा। अब देखिए, एक आम सोच तो यही कहेगी कि आजकल बैट इतने मोटे हो गए हैं, खिलाड़ी पहले से ज्यादा फिट है, तो कोई ना कोई तो इस रिकॉर्ड को तोड़ ही देगा, है ना? हाँ, पर यहीं पर तो एआई डेटा एक बिल्कुल उल्टी कहानी बताता है, और इसके लिए खेल के एवोल्यूशन को समझना जरूरी है। वो कैसे? देखिए, क्रिक माइंड का एनालिसिस बताता है कि 2008 में हर मैच में औसतन सिर्फ 3.1 छक्के लगते थे, पर 2025 तक आते आते ये आंकड़ा 36.1% बढ़कर 14.3 छक्के प्रति मैच हो गया है। बाप रे, मतलब अब तो टूर्नामेंट में छक्कों की बाढ़ सी आई हुई है। बिल्कुल, पर इससे एक बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स पैदा होता है। जब खेल में लगातार इतने छक्के लग रहे हैं तो एक किसी खिलाड़ी का एवरेज गेल के उस 2.55 के आसपास क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मैं सोच रही थी शायद इसका जवाब उस दौर की गेंदबाजी और आज की गेंदबाजी के अंतर में छिपा है। ये बहुत ही सटीक आकलन है आपका। 2013 के वक्त पावर प्ले में बॉलिंग की जो रणनीतियां थी वो इतनी स्पेशलाइज नहीं थी। हाँ, मतलब पार्ट टाइम बॉलर्स आराम से ओवर निकाल लेते थे। एग्जैक्टली। पर आज इन छक्कों की बाढ़ ने और टीम्स को मजबूर कर दिया है कि वो डेटा के आधार पर अपनी बॉलिंग पूरी तरह बदल दें। आज हर टीम के पास मैचअप डेटा है। मैचअप डेटा मतलब कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को कब बॉल डालेगा? हाँ, और उसके लिए पावर प्ले के स्पेशल बॉलर्स तैयार किए गए हैं जो अचूक यॉर्कर डालते हैं, पेस चेंज करते हैं और बॉल को बैट्समैन के हॉट जोन से दूर रखते हैं। अच्छा,
तो मतलब गेल को 2013 में जो अनुभवहीन बॉलिंग आक्रमण मिल गया था वो आज के डेटा ड्रिवन क्रिकेट में तो पूरी तरह खत्म ही हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने एक पुरानी विंटेज कार में एक पूरी तरह से खाली हाईवे पर स्पीड का कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया हो। अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया है। हाँ ना, आज की स्पोर्ट्स कार्स उस विंटेज कार से चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर अब वो रेस का ट्रैक ही बदल चुका है। सही बात है। उस हाईवे पर अब इतने सारे स्पीड ब्रेकर हैं, इतने सारे शार्प टर्न्स हैं और इतना डेटा रूपी ट्रैफिक आ गया है कि पुरानी रफ्तार को आज के वक्त में छूना लगभग नामुमकिन है। ये विंटेज कार वाला एग्जाम्पल पूरी तरह सटीक बैठता है। और जब हम एक मैच के इस विस्फोटक प्रदर्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तरह की चुनौती सामने आती है। आप निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि T20 क्रिकेट सिर्फ एक दिन के तूफान का नाम नहीं है। ये एक लंबा टूर्नामेंट है और यहाँ महीनों तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना किसी मैराथन दौड़ने से कम नहीं है। बिल्कुल। और जब मैराथन की बात आती है तो विराट कोहली का वो 2016 का सीजन तो स्पोर्ट्स साइंस के लिए एक केस स्टडी बन जाता है। 973 रन्स, एक ही सीजन में 4 शतक और 7 अर्धशतक। सोचिए जरा। और अगर उनके पूरे करियर पर नजर डालें तो 8671 रन्स का एक विशाल पहाड़ खड़ा दिखता है। और लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है? वही रोहित शर्मा 7048 रन्स के साथ। मतलब पहले और दूसरे स्थान के बीच लगभग 1623 रन्स का गैप है। ये गैप इतना बड़ा है कि किसी भी टॉप लेवल खिलाड़ी को इस तक पहुंचने के लिए लगातार 3 से 4 बहुत ही शानदार सीजन खेलने पड़ेंगे। सही कहा। और सिर्फ रन्स ही नहीं, कोहली ने उसी 2016 के सीजन में AB डिविलियर्स के साथ मिलकर गुजरात लायंस के खिलाफ 229 रन्स की पार्टनरशिप की थी। अरे हाँ, और मजे की बात यह है कि उन्होंने 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए गए अपने ही 215 रन्स के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो देखिए, इस 8671 रन्स के रिकॉर्ड के इर्द गिर्द एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चरल सीलिंग यानी संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है। पर मैथमेटिकली तो ये रिकॉर्ड टूट ही सकता है ना, क्योंकि हर साल मैचेस होते हैं और रन्स जुड़ते रहते हैं। टेक्निकली टूट सकता है, पर आप इसके पीछे का सिस्टम समझिए। अगर यशस्वी जायसवाल जैसे किसी युवा खिलाड़ी को वहां तक पहुंचना है तो उसे क्या करना होगा? क्या करना होगा? उसे लगभग 15 साल तक हर सीजन में औसतन 500 से ज्यादा रन बनाने होंगे। इसका मतलब है 1.5 दशक तक लगातार अपनी फिटनेस बनाए रखना, 3 अलग अलग पीढ़ियों के बॉलर्स को खेलना और अपनी फ्रेंचाइज का भरोसा भी तो हमेशा बनाए रखना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सच में ह्यूमन बॉडी और मेंटल फोकस का सबसे बड़ा टेस्ट है। पर यहाँ पर मेरे दिमाग में एक पुशबैक आ रहा है। एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, बोलिए ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस 2016 के 973 रन्स के रिकॉर्ड को बस एक चमत्कार मानकर कहीं पुरानी यादों में यानी नॉस्टैल्जिया में खो गए हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए ना, आजकल तो लीग में मैचेस बढ़ गए हैं। हाँ। हर टीम 14 से ज्यादा मैच खेल रही है और सबसे बड़ी बात, वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम आ गया है जिसने बल्लेबाजों को एकदम खुलकर खेलने की आजादी दे दी है। वो तो है। और डेटा भी तो यही बताता है कि 2022 में जॉस बैटलर ने 863 रन्स बनाए थे और 2023 में शुभमन गिल ने 890 रन्स। दोनों ही उस 973 के बहुत करीब थे। तो इतनी अनुकूल स्थिति होने के बावजूद भी कोई उसे पार क्यों नहीं कर पा रहा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधे तौर पर T20 के मैथमेटिक्स में छिपा है। देखिए, 973 रन बनाने का मतलब सिर्फ फॉर्म में होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है लगभग 2 महीने तक बिना एक भी खराब दिन के अपने बिल्कुल पीक पर परफॉर्म करना। T20 में एक अच्छी बॉल, एक कमाल का कैच या एक गलत शॉट पूरी पारी वहीं खत्म कर देता है। हाँ, मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। एग्जैक्टली। कोहली ने 2016 में इस स्टैटिस्टिकल वेरिएंस यानी इस अनिश्चितता को ही मात दे दी थी। बटलर और गिल ने यह दिखाया कि 800 पार करना मुमकिन है, पर 900 पर जाने के लिए किस्मत, फॉर्म और फिटनेस तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो रोज नहीं मिलता। सही बात है। और मुझे लगता है निरंतरता का एक और बड़ा उदाहरण हमें कप्तानी में भी देखने को मिलता है। MS धोनी का रिकॉर्ड ही ले लीजिए। हाँ, 235 मैचेस में कैप्टनसी और
136 जीत, उनका विन रेट लगभग 57.87% है। जो कि इस फॉर्मेट में जहां एक बॉल मैच पलट देती है, वहां इतना विन रेट होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इस बात का सबूत नहीं है कि उनके पास अच्छे खिलाड़ी थे, ये दरअसल उनके निर्णय लेने की निरंतरता का परिणाम है। निर्णय लेने की निरंतरता, थोड़ा समझाएंगे इसको? देखिए, डेटा साफ बताता है कि T20 में जो टीम डेथ ओवर्स में कम पैनिक करती है, उसके जीतने के चांसेस तेजी से बढ़ जाते हैं। धोनी का ये कैप्टनसी रिकॉर्ड अपनी भावनाओं को स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में रखने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कमाल है। पर जब बल्लेबाज और कप्तान इस लेवल पर गेम को डोमिनेट कर रहे हो और जब हर मैच में 14-15 छक्के लग रहे हो, तो ऐसे में बॉलर्स का क्या? वही तो सबसे हैरानी वाली बात है कि इन तबाहियों के बीच भी कुछ ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं जो अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। हाँ, और मुझे तो उन रिकॉर्ड्स पर बात करना और भी जरूरी लगता है जो इन कंडीशंस में किसी गणितीय चमत्कार से कम नहीं लगते। सही कहा आपने। जब आजकल 250 रन बनना एक आम बात हो गई है, तो तब जसप्रीत बुमराह का वो 510 वाला स्पेल याद आता है। ओह यस, 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट, इकोनॉमी रेट सिर्फ 2.50। ये तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। और अगर हम करियर रिकॉर्ड्स की बात करें ना, तो लसित मलिंगा का नाम सबसे ऊपर आता है। 122 मैचेस खेलकर उनकी करियर इकोनॉमी 6.98 रही है। सिर्फ 6.98? आज की T20 क्रिकेट में किसी फास्ट बॉलर के लिए 7 से कम इकोनॉमी रखना तो लगभग अकल्पनीय है। बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। बुमराह का आज के इस विस्फोटक दौर में 510 का स्पेल डालना कुछ ऐसा है जैसे कोई एक बहुत तेज रफ्तार रोलर कोस्टर पर बैठा हो। हाँ। और उसी चलती ही रोलर कोस्टर पर बैठे बैठे उसे एक टाइम बॉम्ब डिफ्यूज करना हो। अरे वाह! मतलब मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ कम नहीं है, बल्कि वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है। बैट्समैन हर बॉल पर नया शॉट खेलने को तैयार बैठा है, और उस तबाही के बीच बुमराह ना सिर्फ रन बचाते हैं बल्कि 5 विकेट भी निकाल लेते हैं। ये रोलर कोस्टर वाली एनालॉजी सच में आज की मॉडर्न बॉलिंग का जो प्रेशर है ना, उसे बहुत बखूबी दर्शाती है। और इस प्रेशर को समझने के लिए हमें हैट्रिक्स के रिकॉर्ड्स को भी देखना चाहिए। हाँ, हैट्रिक्स का भी अपना एक अलग ही रोमांच है। अमित मिश्रा को ही देख लीजिए, जिन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 3 हैट्रिक ली हैं। और कमाल की बात यह है कि तीनों अलग अलग टीम्स के लिए, दिल्ली, डेक्कन चार्जर्स और हैदराबाद। और 2009 में तो युवराज सिंह ने एक ही सीजन में 2 हैट्रिक ले ली थी। बिल्कुल। और 2019 में अल्जारी जोसेफ का वो डेब्यू याद है? उन्होंने अपने पहले ही मैच में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे, जो कि आज भी आईपीएल इतिहास का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। पर जब हैट्रिक्स की ऐसी बातें होती हैं, तो मुझे 2009 का वो एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया याद आ जाता है। मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स का मैच था। अच्छा, आप रोहित शर्मा की हैट्रिक की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही तो। गेंदबाजी किसी दिग्गज बॉलर के हाथ में नहीं थी, बल्कि एक पार्ट टाइम बॉलर जो कि प्रॉपर बैट्समैन थे, रोहित शर्मा के हाथ में थी। पर उन्होंने अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी दुमिनी को आउट करके हैट्रिक ले ली थी। एक बैट्समैन ने आगे चलकर अपनी टीम बनने वाली मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक ले ली थी। ये सच में एक बहुत मजेदार ट्रिविया है। पर एक बात और है, ये ट्रिविया होने के साथ साथ क्रिकेट के इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सबूत भी है। 2009 के दौर में ये पॉसिबल था कि मिडिल ओवर्स में आप किसी नॉन रेगुलर या पार्ट टाइम बॉलर से 2-3 ओवर निकलवा ले और उसे विकेट भी मिल जाए। पर आजकल तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आज का एआई डेटा एक बहुत ही निर्मम सच्चाई बताता है। अगर आज किसी पार्ट टाइमर को मिडिल ओवर्स में बॉल थमाई जाए, तो उस ओवर में 20 से ज्यादा रन बनने की जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, वो 80% से ज्यादा होती है। बाप रे, 80%! मतलब आज के जो स्पेशलिस्ट हिटर्स हैं, वो ऐसी कमजोरियों को तुरंत पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए रोहित शर्मा की उस हैट्रिक जैसे अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स अब पूरी तरह से एक बीते हुए युग का हिस्सा बन चुके हैं। और मुझे लगता है मलिंगा के उस 6.98 की इकोनॉमी का राज भी शायद यही है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। बुमराह, जो कि आज दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं, उनकी 145 मैचेस के बाद इकोनॉमी 7.12 है। मलिंगा ने जिस दौर में क्रिकेट खेला और आज की जो पिचेस और नियम है, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हाँ, मतलब उस दौर का फायदा और उनका स्किल दोनों मिलकर
एक ऐसी स्टैटिस्टिकल चट्टान बन गए हैं जिसे आज के इस रन फेस्ट ईरा में हिलाया नहीं जा सकता। सही कहा। और वैसे ही बुमराह का 5 टन भी सिर्फ विकेटों का खेल नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने 24 में से कितनी गेंदें डॉट फेंकी। डॉट बॉल्स की अहमियत सच में बहुत है। T20 के डेथ मोर्स में डॉट बॉल फेंकना सबसे मुश्किल कला है और बुमराह ने वो अचूक सटीकता तब हासिल की जब सामने वाली टीम पहले से ही गिर रही थी। तो देखिए, एक अकेले खिलाड़ी का इतना सटीक होना एक बार को समझ में आता है, जैसे बुमराह का कोई एक दिन जादू चल गया या कोहली ने एक सीजन में 973 रन बना दिए। हाँ। लेकिन क्रिकेट आखिरकार 11 खिलाड़ियों का खेल है। एक खिलाड़ी मैच जिता सकता है, पर 11 खिलाड़ियों को एक साथ एक ही लया में लाना और उस लया को हफ्तों तक बनाए रखना, ये तो स्टैटिस्टिक्स की नजर से एक अलग ही लेवल का चमत्कार लगता है। ये तो सच में किसी भी फ्रेंचाइज लीग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसे हम कलेक्टिव डोमिनेंस या सामूहिक महारत कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR का वो 2014-15 का रिकॉर्ड है ना। हाँ, उन्होंने लगातार 10 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 2014 में लगातार 9 मैच जीतकर वो चैंपियन बने और 2015 का पहला मैच भी जीता। वैसे किंग्स 11 पंजाब के नाम भी लगातार 8 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। पर टीम एफर्ट का असर सिर्फ मैचेस जीतने में थोड़ी दिखता है, वो तो स्कोरबोर्ड पर भी नजर आता है। जैसे 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जो 286 रन्स का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया। सही बात है, वो किसी एक खिलाड़ी का चमत्कार नहीं था, बल्कि पूरी टीम के एक साथ आक्रमण होने का परिणाम था। और हम सिर्फ बैट और बॉल की बात क्यों करें, फील्डिंग की भी तो अपनी एक चरम सीमा होती है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? वही कोहली के 2016 के ऐतिहासिक सीजन की बात करें तो उसी सीजन में AB डिविलियर्स ने 19 कैच लपके थे। ओह हाँ। अरे रन बचा लेता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहाँ टीम की उस जीत के पीछे के साइंस को समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि चौके और छक्कों से मैच जीते जाते हैं, पर मैच का नतीजा तय करने वाला असली डेटा कुछ और ही होता है। तो वो असली डेटा क्या है? किसी भी टीम की सफलता का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उनका डॉट बॉल परसेंटेज। डॉट बॉल परसेंटेज, पर ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक डॉट बॉल का मतलब तो सिर्फ इतना ही हुआ ना कि उस पे कोई रन नहीं बना, तो वो इतना बड़ा पहाड़ जैसा मैच कैसे पलट सकता है? एक डॉट बॉल सिर्फ स्कोरबोर्ड पर शून्य नहीं बढ़ाती, ये दरअसल एक बड़ा साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल प्रेशर पैदा करती है, जिसे हम प्रेशर मल्टीप्लायर कहते हैं। अच्छा। T20 में जब कोई बॉल खाली जाती है, हाँ। तो अगली बॉल पर बैट्समैन के रिस्क लेने और बड़ा शॉट खेलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो एक्सपोनेंशियली यानी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। हाँ, ये तो आम तौर पर देखने को मिलता है। तो विकेट अक्सर किसी एक बहुत अच्छी बॉल का नतीजा नहीं होते, बल्कि पिछली 2 डॉट बॉल्स ने जो दबाव बनाया होता है उसके कारण गिरते हैं। जो टीम सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकेगी, वो प्रैक्टिकली विरोधी टीम को गलतियां करने पर मजबूर करती है। वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प इंसाइट है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है। कैसी बात? देखिए, T20 क्रिकेट को तो अनिश्चितताओं का यानी बहुत सारे वेरिएबल्स का खेल माना जाता है। एक टॉस हारना, एक गलत अंपायरिंग डिसीजन या ड्यू फैक्टर आ जाना, कुछ भी पूरे मैच का गणित बिगाड़ सकता है। बिल्कुल बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में KKR की वो लगातार 10 जीत, क्या वो सच में सिर्फ उनकी रणनीति थी या इसमें किस्मत का भी कोई बहुत बड़ा कोइंसिडेंस शामिल था? क्योंकि 10 बार लगातार सिक्का उछालकर हर बार हेड्स लाना बिना किस्मत के तो मुमकिन नहीं लगता। आपका सवाल बहुत लॉजिकल है। देखिए, किस्मत तो हमेशा एक फैक्टर होती ही है, लेकिन KKR ने उस सीजन में अपनी स्किल और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का एक मास्टर क्लास दिखाया था। मतलब उन्होंने किस्मत को भी कंट्रोल कर लिया था। एक तरह से हाँ, उन्होंने अपना डॉट बॉल परसेंटेज इतना हाई रखा और अपने स्पिनर्स को इतने सटीक ढंग से यूज किया कि दूसरी टीम्स के लिए किस्मत के भरोसे रन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। ये तो सच में कमाल की प्लानिंग थी। और डेटा एक और फैक्टर दिखाता है, होम एडवांटेज। अपने घरेलू मैदान पर खेलने से टीम्स को स्टैटिस्टिकली लगभग 12% तक का लाभ मिलता है। KKR ने इन सभी वेरिएबल्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। फिर भी एक ऐसे फॉर्मेट में जहां एक गलती या एक नो बॉल मैच हरा सकती है, वहां लगातार 10 मैच जीतना स्टैटिस्टिक्स की नजर में तो एक बहुत बड़ी एनोमली है। उस लेवल की टैलेंट और कंडीशंस का वैसा
तालमेल दोबारा दिखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो देखिए इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये सारे रिकॉर्ड्स, चाहे वो गेल के 359 छक्के हों, कोहली के 973 रन्स हों, मलिंगा की वो 6.98 की इकोनॉमी हो, या केकेआर की वो 10 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक, हाँ, ये सब केवल नंबर्स नहीं है। ये उस वक्त के माहौल, खेल के स्ट्रक्चर और पर्सनल टैलेंट का एक ऐसा अचूक कॉम्बिनेशन है जिसे वक्त ने बस एक खास सांचे में ढाल दिया था। सही कहा। और यहाँ पर इस चर्चा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी पॉइंट जुड़ता है। हमारे सोर्सेज में इम्पैक्ट प्लेयर वाले नियम का बड़ा खास जिक्र किया गया है। हाँ, जिसने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, इस एक नियम ने खेल के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। अब टीम्स के पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या बॉलर खिलाने की आजादी है, जिसकी वजह से बैटिंग इतनी डीप हो गई है कि हर खिलाड़ी बिना विकेट गिरने की फिक्र किए पहली ही बॉल से अटैक कर सकता है। और यही वो पॉइंट है जिस पर हम सबको ठहर कर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। किस बारे में? देखिए, जिस तरह से क्रिकेट के नियम लगातार बदल रहे हैं और इम्पैक्ट प्लेयर जैसे रूल्स गेम को बैट्समैन के और भी ज्यादा फेवर में ले जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमें इन 2008 से 2025 तक के रिकॉर्ड्स को एक बिल्कुल अलग खेल या अलग युग के रूप में देखना पड़ेगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब खेल का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल चुका होगा, तो क्या इन अटूट रिकॉर्ड्स की तुलना भविष्य के किसी नए रिकॉर्ड से करना फेयर होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो कुछ भी पिछले 15-16 सालों में देखा वो क्रिकेट का एक ऐसा स्वर्णिम और बंद युग था जिसके दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और आगे चलकर जो क्रिकेट खेला जाएगा वो नाम का तो सेम होगा, पर स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एक बिल्कुल अलग ही चिड़िया होगी। ये एक ऐसा डीप थॉट है जिस पर किसी को भी खुद बैठकर चिंतन करने की जरूरत है। आज के इस डीप डाइव में हमारी तरफ से बस इतना ही।